नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज की प्रमुख खबरों के बारे में समझ लेते हैं। तो रिसेंटली सीएक्यूएम के द्वारा कड़े प्रदूषण नियम लागू कर दिए हैं सभी उद्योगों के लिए और रिसेंटली लागू करते हुए ऐसे निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो सीएक्यूएम के प्रमुख निर्देशों के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है सीएक्यूएम, इसके द्वारा शनिवार को नए वैधानिक निर्देश जारी किए हैं और आयोग ने क्षेत्र के चिन्हित उद्योगों के लिए पार्टिकुलेट जो मैटर है यानी पीएम है उसके उत्सर्जन के मानकों को पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया है। यानी जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण को कम करने के लिए सीएक्यूएम के द्वारा ये जो नए निर्देश हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके उत्सर्जन को रोकने के लिए यहाँ पर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब उत्सर्जन के जो मानक है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो प्रदूषण को कम करने के लिए पीएम जो उत्सर्जन है उसकी सीमाओं को घटाया गया है। नई सीमा में अब जो विशिष्ट उद्योगों के लिए पीएम उत्सर्जन की जो अधिकतम स्वीकार्य सीमा है वो 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर जो निर्धारित की गई है। इसके अलावा पुरानी जो सीमा थी वो 80 मिलीग्राम प्रति जो सामान्य घन मीटर थी, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इस संशोधित मानक से जो औद्योगिक उत्सर्जन है उसमें भारी कमी आएगी और इससे जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से जो उत्सर्जन के मानक है वो भी कम कर दिए हैं। इसके अलावा नियमों के दायरे में आने वाले उद्योगों की बात करें कि नियमों के दायरे में कौन कौन से उद्योग आएंगे, तो ये मानक मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे। इसमें सीपीसीबी द्वारा जो चिन्हित है 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग हैं, ये जो श्रेणियां हैं वो सभी इसमें आएंगे। इसके अलावा रेड कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले मध्यम और इसके अलावा बड़े वायु प्रदूषणकारी जो उद्योग हैं वो इसकी श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जो इकाइयाँ हैं वो सब इसमें आएंगी। इसके अलावा जो बॉयलर या फिर थर्मल जो फ्लूइड हीटर है इनका उपयोग करने वाले जो टेक्सटाइल उद्योग हैं वो भी इसी में आएंगे और इसके अलावा जो भट्टी वाले मेटल उद्योग हैं वो भी सब इसी में आएंगे। एंड इसके अलावा इसमें जो निर्देश दिया गया है उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन इकाइयों के लिए पहले से 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर से कम का जो मानक निर्धारित है पहले से, उन पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा। यानी पहले से जिन पर सख्त नियम लागू हैं और उनके जो नियम है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन जिन पर नियमों में ढील थी उन पर ये नियम जो है अब स्ट्रिक्टली लागू हो जाएंगे। एंड इसके अलावा भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है उनके द्वारा स्वदेशी टेटेनस और डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है वो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो इस लॉन्चिंग के बारे में समझते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को स्वदेशी रूप से निर्मित टेटेनस और इसके अलावा डिप्थीरिया यानी टीडी की जो वैक्सीन है वो अभी हाल ही में लॉन्च की है। यह लॉन्चिंग हिमाचल प्रदेश के जो सोलन जिले हैं उसमें स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी CRI कसौली में की गई है। संस्थान में इस वैक्सीन की 15 लाख डोज जो है तैयार की गई है। यह टीडी वैक्सीन मुख्य रूप से वयस्कों इसके अलावा गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्हें दी जाएंगी। यानी केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा यह जो वैक्सीन है वो हिमाचल प्रदेश का जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर इसकी लॉन्चिंग की गई है और इसमें 15 लाख से अधिक जो डोज तैयार किए गए हैं और ये जो डोज हैं वो मुख्य रूप से वयस्कों और गर्भवती महिलाओं के लिए तैयार किए गए हैं। अब यहाँ पर आपूर्ति और निर्भरता की बात करें तो संस्थान अप्रैल तक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP के अंतर्गत इस वैक्सीन की 55 लाख डोज की आपूर्ति करेगा और स्वास्थ्य जो मंत्री हैं नड्डा इनके द्वारा इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक मील का पत्थर बताया है। यानी उनके द्वारा जिस प्रकार से इनका प्रोडक्शन हो रहा है और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासतौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अटूट मील का पत्थर है। इसके अलावा टीडी वैक्सीन क्या है, तो यह वैक्सीन पहले बच्चों को लगती थी लेकिन अब इसकी डोज में जो है इसकी डोज की जो मात्रा है वो बढ़ाई गई है ताकि इसको वयस्कों में लगाया जा सके। कसौली संस्थान में TDP वैक्सीन दशकों से बन रही है लेकिन वयस्कों की मांग को देखते हुए साल 2017 में इस पर शोध शुरू किया गया था और किसी औजार के कटने या फिर गर्भवती महिलाओं को टेटेनस का वैक्सीन लगाया जा सके। यानी अगर कोई जो है किसी औजार से कट जाता है तो
उस स्थिति में टीडी है यानी टेटेनस है उसका जो वैक्सीन लगाया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इसके अलावा डिप्थीरिया जो रोग है उसके लक्षणों की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है और अक्सर 2 से 10 साल के बच्चों में हद जो है ये हो जाता है। और इसके बैक्टीरिया जो टॉन्सिल्स हैं ये श्वास नली को काफ़ी ज़्यादा संक्रमित कर देते हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, गर्दन में सूजन आ जाती है, बुखार और खांसी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये इस प्रकार के इसके लक्षण हैं। एंड इसके अलावा वैश्विक योगदान की बात करें तो भारत मैक्सी के तहत यानी भारत मैक्सी जो मिशन है उसके तहत 100 से अधिक देशों को जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वैक्सीन हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। एंड इसके अलावा इसमें 48 देशों को निःशुल्क वैक्सीन भारत दे रहा है। इसमें इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 9 महीने के भीतर स्वदेशी टीके को विकसित किए हैं। और इसके अलावा जो बूस्टर खुराक है उसके समेत भारत के द्वारा 220 करोड़ से अधिक खुराकें हैं वो मुहैया कराई गई हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो SOR है उसका विस्तार किया जा रहा है। और इसमें भारत के अंदर जो 50 से अधिक जो कोर्सेज हैं वो खासतौर पर कक्षा 6 से जो 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए इसे एक्सपेंड करके अब जो है स्कूली स्तर पर इसका विस्तार किया जा रहा है ताकि बच्चे भी इसे समझ सकें। तो AI जो है इसका शिक्षा का विस्तार की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने इस दिशा में अपनी तैयारी तेज कर दी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल फॉर AI रेडिनेस यानी SOAR कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया यानी SOAR जो कार्यक्रम है उसको एक्सपेंड कर रही है केंद्र सरकार। एंड इसके अलावा मुख्य बिंदु और योजना की बात करें तो मंत्रालय अब AI के 50 जो है नए पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। और ये कोर्स हैं वो केवल तकनीक तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, फैशन, इसके अलावा फर्नीचर बनाने तक के क्षेत्र हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। एंड इसके अलावा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन काउंसिल द्वारा 50 नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। और इसमें 27 कोर्स स्किल इंडिया डिजिटल हब जो पोर्टल है उस पर लाइव कर दिए गए हैं। एंड इसके अलावा जल्दी इन सभी कोर्सेज़ की औपचारिक जो है लॉन्चिंग भी की जाएगी ताकि इसे जो है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा सके। एंड इसके अलावा कौन कर सकता है ये कोर्स यानी जो कोर्सेज़ हैं वो सरकार लॉन्च कर रही है तो इन कोर्सेज़ को कौन कर सकता है तो यह कार्यक्रम समावेशी बनाया गया है ताकि समाज के हर वर्ग को AI बुनियादी जानकारी मिल सके। इसमें स्कूली छात्र जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्र अपनी इच्छा के अनुसार कोर्सेज चुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे। एंड इसके अलावा प्रशिक्षक जिसमें पढ़ाने वाले जो ट्रेनर्स हैं उनको भी विशेष रूप से प्रशिक्षण की जो है व्यवस्था है। एंड इसके अलावा आमजनों जो कर्मचारी हैं उनमें असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत कर्मचारी है एंड कोई भी इच्छुक व्यक्ति इन कोर्सेज को ऑनलाइन जो है पूरा कर सकता है। एंड इसके अलावा उपलब्धता की बात करें तो ये सभी कोर्सेज हैं वो जो मंत्रालय है उसके पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल हब पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो यानी इन कोर्सेज को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे इसे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स कर सकते हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी कर सकते हैं। ये कोर्सेज हैं वो स्किल इंडिया डिजिटल हब की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। इसके अलावा शुरू होने वाले जो प्रमुख पाठ्यक्रम हैं उनकी बात करें तो इसमें AI ऑगमेंटेड डिजिटल मार्केटर, इसके अलावा AI असिस्टेड सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू वेब कोडिंग, इसके अलावा AI फाउंडेशन फॉर डिजिटल हेल्थ या इसके अलावा AI बेस्ड स्किन एनालिसिस, इसके अलावा AI वर्चुअल ब्यूटी ट्राई ऑन, इसके अलावा AI सपोर्टेड लेजर सर्विसेज एंड इसके अलावा AI फॉर वुमेन, AI फॉर लॉजिस्टिक्स एंड AI फॉर फैशन एंड इसके अलावा ऑनलाइन AI फॉर एवरीवन एंड AI बेसिक्स फॉर फर्नीचर मेकर्स। यानी इस प्रकार से ये कुछ औपचारिक जो पाठ्यक्रम है जो अभी वेबसाइटों पर इसकी सूची अवेलेबल है। एंड इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि और उद्देश्य की बात करें तो मंत्रालय ने जुलाई 2025 में SOAR कार्यक्रम है वो शुरू किया था। इसके पहले चरण में माइक्रोसॉफ्ट, HCL टेक एंड इसके अलावा जो NASSCOM है उसके द्वारा कई पाठ्यक्रम इस पर चलाए जा रहे हैं।
एंड इसके अलावा कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी सहित विपक्ष के अनेक सांसदों ने इन बुनियादी और एआई पाठ्यक्रमों का प्रोत्साहन इसे जो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। एंड इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को एआई की प्रारंभिक जानकारी देकर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए कुशल बनाना जो है इस पूरे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एंड इसके अलावा रिसेंटली भारत और ब्राज़ील के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है। इसमें जो है 30 अरब डॉलर तक का निवेश करने का टारगेट सेट किया गया है। एंड भारत और ब्राज़ील के नए संबंधों की बात करें तो भारत और ब्राज़ील ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देते हुए अगले 5 वर्षों में आपसी संबंध को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच शनिवार को हुई वार्ता में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल प्रौद्योगिकी एंड इसके अलावा नवाचार शामिल हैं। और इसमें नेताओं की यह द्विपक्षीय बैठक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की गई है। एंड इसके अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था पर फोकस की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ब्राज़ील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और डॉलर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से दोनों देश अब अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर जो है अपना व्यापार बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा है। एंड इसके अलावा भारत मार्कोसुर व्यापार समझौते के जो विस्तार है उसे आर्थिक सहयोग की दिशा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। एंड इसके अलावा कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का जो है इसमें निर्णय लिया गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और डिजिटल सहयोग की बात करें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ब्राज़ील में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर सहमति बनी है और दोनों देश एआई, सुपर कंप्यूटिंग एंड इसके अलावा सेमीकंडक्टर, ब्लॉकचेन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में साझेदारी का जो है आगे बढ़ेंगे और इसके लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एंड इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और आतंकवाद पर साझा रुख की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता का साझा शत्रु बताया है। एंड राष्ट्रपति लूला ने कश्मीर में हुए हालिया आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि आतंकवाद का कोई धर्म या फिर उसकी राष्ट्रीयता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्राज़ील हर अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान केवल संवाद और इसके अलावा कूटनीति के जरिए करना चाहते हैं। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन और इसके अलावा वैश्विक संगठनों में सुधार के लिए मिलकर प्रयास करने पर बात की है। एंड इसके अलावा राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि भारत और ब्राज़ील सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के समर्थक हैं और इसके अलावा वे इसके प्राकृतिक दावेदार भी हैं। एंड जो बहुपक्षीय मंचों पर इनका काफ़ी ज़्यादा समन्वय है। दोनों देश ब्रिक्स जो संगठन है उसके संस्थापक हैं। इसके अलावा इब्सा यानी भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका एंड G4 इसमें भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी जैसे मंचों के भी दोनों देश जो है समन्वयक साझेदार हैं। एंड राष्ट्रपति लूला की ये भारत की 6ठी यात्रा है और इसमें भारत के साथ ये द्विपक्षीय जो व्यापार समझौते वो किए गए हैं। और इस वर्ष भारत में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान उनका एक और दौरा संभव माना जा रहा है। यानी इस बार इनका ये 6ठा दौरा है भारत का और 6ठे दौरे में इनके द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया गया है। और अब जो भारत के अंदर ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी होने वाला है तो हो सकता है कि उसमें इनका एक और भारत के साथ जो है दौरा हो जाए। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जिनको आज के इस वीडियो में हमने समझा, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।